हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टरी। और आपको पता ही है जो विजुअलाइज सीरीज चल रही है जिसमें हम 2012 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते आए हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पेपर का लिंक मिलता है जिसको आपको खुद अटेम्प्ट करना होता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों बढ़ जाता है। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहें और चैनल को अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज केशव और आप सभी का स्वागत है। नेट के 2015 का पेपर आज करेंगे और ये जून महीने का पेपर है। पेपर 2 से स्टार्ट करेंगे विजुअल आर्ट का। और जैसे कि आप सभी को पता है इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट सीन इन, पहले कहाँ देखी गई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग? तो इसका आंसर है चाइना में। चाइना में 220 एडी में ये स्टार्ट हुआ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जिसमें वुड के ब्लॉक्स बनाए जाते थे और उससे कपड़े पर प्रिंट लिया जाता था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ईयर 1556 इज नोटेबल इन इंडिया बिकॉज 1556 में जैसे कि आपको सभी को पता है प्रिंट मेकिंग कम टू इंडिया, पेंटिंग, जो प्रिंट मेकिंग थी वो इंडिया के अंदर इंटर करी। कहाँ पर? गोवा में। गोवा में ये अपने मिशन में आई थी, ठीक है। 1556 में गोवा में आई थी 1556 में। और ये हुआ था जिसॉट सेंट पॉल कॉलेज में, ठीक है। इस कॉलेज में आई और उसने प्रिंटिंग मशीन लगाई, सारी करी। और उस टाइम पे प्रिंटिंग का उपयोग होता था जो ईसाई मशीनरी थी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछता है हु इंट्रोड्यूस मैकेनिकल प्रिंट मेकिंग इन इंडिया? देखिए, मैकेनिकल प्रिंट मेकिंग इंडिया के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इसका आंसर है राजा रवि वर्मा। जैसे कि आप सभी जानते हो लिथोग्राफी प्रेस की थी, लिथोग्राफी प्रेस इन्होंने जर्मनी की सहायता से इंडिया में खोली। और इसके खोलने का पर्पस जैसे कि आप सभी को पता है कि जो इनकी बहुत महंगी पेंटिंग है वो ये चाहते थे कि एक एक घर पर पहुँचे। और इन्होंने लिथोग्राफी अपनी प्रेस घाट कोपर में लगाई थी सबसे पहले, जो बाद में लोनावला के पास शिफ्ट हो गई, ठीक है। घाटकोपर मुंबई में पड़ता है और लोनावला के नियर पड़ता है, तो महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। जेपीईजी इज अ, जेपीईजी सबको पता होगा एक फाइल फॉर्मेट है जिसमें हम इमेज वगैरह देखा करते हैं। और जेपीईजी का मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इनके हमें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ठीक है। एक फाइल फॉर्मेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचों क्वेश्चन पूछता है हमसे सॉफ्टवेयर यूज फॉर ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? वो है कोरल ड्रॉ। इसमें हमारा वेक्टर फाइल बेस्ड ज़्यादा डिज़ाइन रहता है। वेक्टर फाइल में क्या होता है कि आप उस फाइल को जितना मर्जी बड़ा कर लीजिए वो कभी भी पिक्सलेट नहीं होगा, इसलिए वेक्टर फाइल की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, फॉइल शीट इज यूज्ड इन। जो फॉइल शीट है वो यूज होती है स्टम्पिंग के लिए। फॉइल शीट को हम स्टम्पिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोरिजेंडम यूज इन बुक मेकिंग। जो कोरिजेंडम है वो बुक मेकिंग में कहाँ पर यूज की जाती है? तो आपको पता होगा जैसे करेक्शन हो जाते हैं प्रिंटिंग में, तो उसको सुधारने के लिए कोरिजेंडम यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा करेक्शन इन प्रिंटिंग मिस्टेक्स, ठीक है। और ये पोस्ट प्रोडक्शन का हिस्सा होता है कोरिजेंडम निकालना वगैरह। आठवां क्वेश्चन, अ टर्म कमर्शियल इज रिलेटेड टू। जैसे कि आपको पता है कमर्शियल का मतलब क्या होता है, जो हम सेलेबल कर सके कहाँ पर, टीवी की एडवर्टाइजिंग पर,
ठीक है। कमर्शियल का यानी जो ये शब्द है, जो टर्म है, वो टीवी कमर्शियल, टीवी एडवर्टाइजिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है। अप्लाइड आर्ट जैसे एक फील्ड है, अनाउंसमेंट होती है, किसी की घोषणा, कम्युनिकेशन होता है, वार्तालाप वगैरह। हुज पेंटिंग इज इंटाइटल ओलंपिया, जो नोवा क्वेश्चन है ओलंपिया, तो इसकी जो ये पेंटिंग बनाई थी एडवर्ड मोनार्ट ने बनाई थी, जो फ्रेंच पेंटर है, ठीक है। पॉल गॉगिन, जैसे कि आपको पता है ये भी फ्रेंच है, और इन्होंने ताहिती वुमेन और वेयर डू वी कम फ्रॉम, ऐसी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई थी, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। पॉल सेजान का क्या है, ये भी फ्रेंच है, ठीक है, ये भी फ्रेंच है, और इन्होंने जैसे मॉडर्न ओलंपिया बनाई थी। इन्होंने नॉर्मल ओलंपिया नहीं, इन्होंने मॉडर्न ओलंपिया बनाई थी, ठीक है। फ्रांसिस्को बेकन भी हमारे आर्टिस्ट हैं। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम स्क्वायरल इन चेन्नई ट्री बाय अबुल हसन की जो ये पेंटिंग है, स्क्वायरल इन चेन्नई ट्री, इज हाउस्ड इन विच कलेक्शन, कहाँ पर स्टोरेज है, कहाँ पर ये संग्रहित है। तो इसका आंसर है हमारा इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में ज़्यादातर मुगल काल के चित्र यानी हमें देखने को मिलेंगे, पाल शैली के भी चित्र देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे। और यहाँ पर जो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी है, यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से मिले हुए, और बांग्लादेश प्लस बर्मा ऑल्सो, बर्मा जिसे आजकल म्यांमार कहा जाता है, यहाँ के यानी कलेक्शंस है सारे, ठीक है, इसलिए इसे इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहा गया। और पहले इंडिया इन सबको मिलाकर बना था, इसलिए इंडिया लाइब्रेरी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा के हमें यानी आर्ट वर्क्स और कुछ भी कीमती चीज़ें यहाँ पर मिलती है हमें इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, इन विच ईयर एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म ओरिजिनली अ डाइवर्स स्टाइल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट डेवलप्ड इन यूएसए, ठीक है। पूछा गया है कि किस ईयर में एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म ओरिजिनली डाइवर्स स्टाइल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट डेवलप्ड इन, कब डेवलप हो गई थी। तो जैसे कि आपको पता है 1940 से लेकर 1950 के बीच में एक आंदोलन चला था, ठीक है, आर्ट एब्स्ट्रैक्ट का अमेरिका के अंदर, जिसमें एक्सप्रेशनिज्म सामने उभर कर आए। और इसका जो टर्म है, जो इसका शब्द है, ये शब्द किसने दिया था, रॉबर्ट कोट्स ने। यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रॉबर्ट कोट्स, ठीक है, रॉबर्ट कोट्स, आप सर्च भी कर सकते हो। और ये टर्म, ये शब्द, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन हमसे पूछता है, हुज पेंटिंग डिपिक्ट्स फोटोरियलिज्म। फोटोरियलिज्म वाला मतलब रियलिस्टिक फील किसकी पेंटिंग में हमें दिखता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, विवान सुंदर नॉर्मल, मनु पारेख नई, रणबीर कालेरा, हमें विकास भट्टाचार्य की जो पेंटिंग्स है उसमें फोटोरियलिज्म वाला फील आता है। और जैसे कि आपने विकास भट्टाचार्य की डॉल सीरीज देखी होगी, तो डॉल सीरीज में काफ़ी रियलिटी दिखती है। रियलिटी मतलब जैसे कलर लगाए, जैसे स्केचिंग करिए, काफ़ी रियल फील आता है, इसलिए इसे फोटो रियलिज्म कहा जाता है। जैसे इसकी भट्टाचार्य की डॉल सीरीज हो गई, वो देखिए। और विकास भट्टाचार्य का जन्म हुआ था 1940 कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन हमसे पूछता है, गार्जियन फिगर इन इंडियन स्कल्पचर आर नोन। गार्जियन मतलब जो पहरेदार होते थे, उनके जो फिगर्स, उनके स्टैचू हमारे इंडियन स्कल्पचर में यानी कैसे जाने जाते हैं। किन्नर तो बिल्कुल नहीं, गंधर्व नहीं, मिथुन नहीं, द्वारपाल। जैसे कि द्वारपाल शब्द से ही आ रहा है, गार्जियन मतलब वो जो गार्ड करते हैं, द्वारपाल, ठीक है। जैसे दक्षिण के मंदिरों में जाओगे तो आपको द्वारपाल में रिवर्स गॉड मिलेंगे, जैसे गंगा, यमुना। और नागर शैली मतलब उत्तर के मंदिरों में अलग द्वारपाल मिलेंगे, बड़े बड़े।
14वां क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाट डज टर्म, जो ये शब्द है रिवाक, डिनोट विद रिगार्ड टू मॉस्क आर्किटेक्चर, जो मस्जिद आर्किटेक्चर में यूज होता है, डिनोट क्या होता है रिवाक से, रिवाक शब्द का मतलब बताना है। ठीक है, तो रिवाक शब्द का मतलब है कोलोनाड। कोलोनाड क्या होता है, जैसे बहुत सारे पिलर्स, बहुत सारे खंबे सेम डिस्टेंस पे खड़े हुए, ठीक है, और मस्जिद वगैरह जो होती है सेम डिस्टेंस पे खड़े हुए और बिल्कुल यानी सेम डिस्टेंस पे खड़े हुए और एक ही यानी फील आ रहा है उन पूरे पिलर्स में, ठीक है, तो उसे रिवाक कहा जाता है मस्जिद आर्किटेक्ट में। और इन सब पिलर के यानी एक साइड खुला होता है, मतलब यहाँ से आप जा सकते हो और 3 तरफ से बंद होगा, ठीक है, तो ये होता है हमारा रिवाक कोलोनार। पल्पिट होता है मेन बार, जहाँ पर बैठते हैं जैसे मुल्ला काजी वगैरह, जहाँ पे बैठ के अपना लेक्चर देते हैं, इमाम वगैरह अपना लेक्चर देते हैं, ठीक है, वो एरिया को पल्पिट कहते हैं। गेटवे जैसे आपको पता होगा, गेट। एवोल्यूशन टैंक, जिसमें यानी पानी स्टोरेज वगैरह किया जाता है। 15वें क्वेश्चन पे आता है विच आर्टिस्ट ग्रुप डिड प्राणनाथ मांगो इस्टेब्लिश, प्राणनाथ मांगो ने कौन सा ग्रुप इस्टेब्लिश किया था, तो ये ग्रुप इस्टेब्लिश किया था प्राणनाथ मांगो ने दिल्ली शिल्प चक्र। दिल्ली शिल्प चक्र के बारे में आपको सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली शिल्प चक्र 1949 में इन्होंने यानी सबसे पहली प्रदर्शनी अपनी एग्जीबिशन लगाई, तो इसका यानी आरंभ भी 1949 में ही माना जाता है, ठीक है। और जैसे कि प्राणनाथ मांगो 1923 में जन्मे थे, कहाँ, पाकिस्तान में। ये छोटी छोटी सी डिटेल ही एग्जाम में हमें बड़ा इम्पैक्ट देती है, बड़ा रिजल्ट देती है, ठीक है। आप अपने नोटबुक में ये सब कुछ उतार लीजिएगा। और 16वां क्वेश्चन, उकियो ई इज फेमस जेनर फॉर पेंटिंग इन, जो उकियो ई शैली है वो किसकी शैली है, किस देश की शैली है, तो उकियो ई शैली है हमारी जापान की, और इसमें ज़्यादातर ब्रश का ब्लैक इंक ज़्यादातर यूज़ की जाती है उकियो ई टेक्निक में, ठीक है, जापान से रिलेटेड है ये। 17वां क्वेश्चन, ऑन विच गेट ऑफ सांची महास्तूपा इज वॉर ऑफ रेलिक्स स्कल्प्टेड, जो सांची का मंदिर है, महास्तूप है, उसमें जो ये वॉर ऑफ रेलिक्स है, युद्ध किसके लिए, जो भगवान बुद्ध की अस्थि है उसके लिए जो युद्ध वाला दृश्य है, वो कहाँ पर यानी स्कल्प्टेड है, कहाँ पर रिलीव किया हुआ है, तो जैसे कि आपको देखा होगा तो ये साउथ गेट में है, दक्षिण गेट में, ठीक है। इस गेट में वॉर ऑफ रेलिक्स का यानी अच्छे से यानी दृश्य है, उसमें दिखाया गया है कि कैसे बुद्ध की अस्थियों के लिए वॉर छिड़ा पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, व्हाट डज एंशिएंट ग्रीक स्कल्पचर डोरीफोरस सिग्निफाई, जो ये डोरीफोरस वाला जो स्कल्पचर है वो क्या सिग्निफाई करता है, तो स्वॉर्ड बीरियर, गार्लैंड या टॉर्च बीरियर या स्पीयर बीरियर। तो जैसे कि आपको पता होगा ये भालाधारी, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, भालाधारी, और हिंदी का भालाधारी इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्पीयर बीयर। इसका मतलब एक जो लंबा सा भाला होता है ना, वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, कौन, डोरीफोरस। और ये मार्बल में बना हुआ स्टैचू है, ये ओरिजिनली तो ब्रोंज में बना था स्टैचू, बट बाद में इसे जब तोड़ दिया गया तो इसे रिक्रिएट किया गया, फिर रिक्रिएट में से मार्बल का बनाया गया, ठीक है, जिसमें यानी भाला तो हाथ में नहीं है, बोला जाता है कि इसके हाथ में भाला था। 19वां क्वेश्चन हमसे पूछता है द स्कल्पचर ऑफ राम किंकर बेज वर इंस्पायर्ड बाय विच ट्राइब, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि राम किंकर जो बैच थे वो संथाल फैमिली से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, उन्होंने एक स्कल्पचर भी बनाया था संथाल फैमिली, है ना, 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द ग्रेट रिलीफ स्कल्पचर डिसेंट ऑफ गंगा इज डिपिक्ट वेयर,
गंगा अवतरण हिंदी में कहा जाता है इसे, और ये क्या डिपिक्ट करता है, यानी इज डिपिक्टेड वेयर, ये कहाँ का है, तो ये है हमारे महाबलीपुरम का। इन्हें कहते हैं रथ मंडप, ठीक है, रथ मंडप कहा जाता है इनको। और इसमें यानी कई सारे रथ मंडप बनाए गए हैं, जैसे समूह है करीब 7 है इसमें, जिसमें पहला है आदिवारा रथ, दूसरा धर्मराज रथ, तीसरा द्रौपदी रथ, चौथा अर्जुन रथ, पांचवा भीम रथ, यानी जो छठा है वो 3 मंजिल का बना हुआ है रथ, और 7वां है हमारा सहदेव रथ। तो ये सातों के सातों रथ हमारे यानी महाबलीपुरम में बने हैं, रथ मंडप, रथ मंदिर, आप कुछ भी कह सकते हो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूज इन सेरीग्राफी प्रोसेस। देखिए जो सेरीग्राफी है वो आर्टिस्टिक नाम है किसका, सिल्क स्क्रीन का। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम अपना फ्रेम सेट करते हैं बिल्कुल सही, फिर एक्सपोजिंग टेबल्स पर अपना यानी पूरा सेटअप तैयार करते हैं, फिर प्रिंटिंग टेबल रेडी करते हैं, और फिर स्क्वीज की सहायता से फ्रेम के थ्रू प्रिंट को हम अपने पेपर पर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। स्क्वीज को हम दबाते हैं तब एक हिस्से से दूसरे हिस्से तरफ, तो ये हमारा प्रिंट तैयार कर देते हैं। अब हम 22वें क्वेश्चन पे बात करेंगे। 22वां क्वेश्चन है, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एचिंग प्रिंट मेकर अकॉर्डिंग टू बर्थ। प्रिंट मेकर को उनके बर्थ के अनुसार लगाना है। तो 22वें क्वेश्चन में जैसे कि आपको पता है रेम्ब्रांड सबसे पुराना है, और रेम्ब्रांड का जन्म हुआ था 1606 में, और ये एक डच कलाकार है, ठीक है, 1606। इसके बाद आते हैं हमारे गोया। गोया का जन्म होता है 1746 स्पेन, और एडवर्ड हॉपर इनका जन्म होता है 1882 अमेरिका के जन्म में। फिर जेम्स एंसर आते हैं 1860 बेल्जियम। रेम्ब्रांड हो गया डच आर्टिस्ट, गोया हो गया स्पेनिश आर्टिस्ट, हॉपर हो गया हमारे अमेरिकन आर्टिस्ट, जेम्स एंसर हो गया हमारे बेल्जियम के आर्टिस्ट। 23वां क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कलर। कलर को उसके सही सीक्वेंस पे लगाना है। जैसे कि आपको सबको पता है प्राइमरी कलर 3 कलरों का होता है, येलो, रेड और ब्लू। फिर इन तीनों को मिलाने के बाद हमें मिलता है सेकेंडरी कलर। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाने के बाद मिलता है हमें टर्टरी कलर, ठीक है, ये टर्टरी कलर। टर्टरी के बाद बनता है हमारा क्वार्टनरी कलर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी को मिलाकर बनता है क्वार्टरी कलर। और क्वार्टरी के बाद भी एक और कलर ग्रुप है जिसका नाम है क्वानरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, कोई नारी से आप याद रख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, बट मैक्सिमम टर्टरी, क्वार्टनरी और क्वानरी के बीच में रहते हैं। क्वार्टनरी के कई सारे कलर हम यूज़ भी करते हैं, जैसे एप्पल ग्रीन, सैप ग्रीन, एक्वा ग्रीन और अल्ट्रामरीन ब्लू, ऐसे कलर्स हैं यानी क्वार्टनरी के जो हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं। 24वें क्वेश्चन पे आते हैं। 24वां क्वेश्चन है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का सीक्वेंस पूछा है कि क्या क्या लेवल होते हैं। तो जैसे कि सभी को पता है, पहले तो मार्केटिंग हमारी डोमेस्टिक लेवल पे होती है, लोकल लेवल पे, फिर जाती है हमारी इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गई, फिर कई सारे स्टेट जाने के बाद फिर वो हो जाती है मल्टीनेशनल, फिर कई देशों में पहुंचती है, तब वो हो जाती है ग्लोबल। तो ये हमारी मार्केटिंग की स्टेजेस हैं। 24वें का आंसर पहला है। 25वां क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे हमें सब कुछ सेट करना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कलकत्ता ग्रुप सबसे पहले आएगा, क्योंकि इसका 1943 में ये ग्रुप बना। फिर आता प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप, जिसे पैग भी कहते हैं, ये बना था 1947 में।
फिर आता है दिल्ली शिल्प चक्र जो 1949 में इसकी प्रथम प्रदर्शनी वगैरह लगी। फिर आता है 1890 वाला ग्रुप आता है, ये ग्रुप 1963 में बना। 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। 26वां क्वेश्चन हमसे पूछता है चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो आपको पता होगा कि एशियन आर्ट जो सिविलाइजेशन थी वो सबसे पहले आई थी, और इसका समय पीरियड था एशियन आर्ट का 2800 से 1100 BC, ठीक है, BC मतलब ईसा पूर्व। फिर आता है हमारा गोथिक आर्ट, एशियन के बाद गोथिक आर्ट। गोथिक आर्ट हमारा है 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच, 12वीं से 16वीं सेंचुरी शताब्दी की बात है, ठीक है, के बीच की आर्ट है हमारी गोथिक, जिसमें आर्किटेक्चर, पेंटर और बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया यूरोप में। कंक्रीट आर्ट ये हुई थी हमारी 1930 के दशक में हुई थी कंक्रीट आर्ट। फिर आया था आर्ट इनफॉर्मल जो 1940 से 50 के बीच रहा, जिसे इनफॉर्मलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। अब 27वें क्वेश्चन पे आते हैं। 27वां क्वेश्चन हमसे पूछता है कि सीक्वेंस में लगाना है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग साउथ से नॉर्थ की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ हमें मंदिरों को लगाना है। तो जैसे कि आपको पता होगा सबसे दक्षिण में कौन है, मीनाक्षी का टेम्पल। मीनाक्षी का अमन टेम्पल है हमारा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद आता है हमारा अमरावती। अमरावती स्तूप है जो गुंटूर जिले में पड़ता है, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है जो अपना भुवनेश्वर में है और कलिंग वाले स्टाइल में बना हुआ है, आर्किटेक्ट स्टाइल में। जोर बंगला टेम्पल बिष्णुपुर, ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारा सीक्वेंस सही हो गया, तो पहला आंसर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28वां है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द आर्ट मूवमेंट दे रिप्रेजेंट इन प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आर्ट मूवमेंट पे लगाना है। यूजीसी नेट ने इसके जो आंसर है वो सारे सही करे हैं, बट मैं आपको एक एक करके सबका विवरण दूंगा, ठीक है। जो क्लाउड मोनेट है, क्लाउड मोनेट का एक तो देखो ये फ्रेंच आर्टिस्ट है, इनका जो काम था इम्प्रेशन ऑफ सनराइज, उस पेंटिंग के ऊपर पूरा एक मूवमेंट बना जिसको कहा जाता है इम्प्रेशनिज्म, जो 1870 से 1880 के दशक में चला, ठीक है। फिर जैक्सन पोलॉक की बात करते हैं, इन्हें एक्शन पेंटर कहा जाता है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं, और इन्हें एक्शन पेंटर कहा जाता है क्योंकि ये पूरी बॉडी का यूज़ करते थे, पूरी बॉडी का मूवमेंट यूज़ करते थे पेंटिंग बनाने के लिए, ठीक है। जॉर्ज सुरात को आपको पता ही होगा, जो डॉट वाले फॉर्म में अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करते थे और बहुत सारे टोन का यूज़ करके, जैसे उसे ऑरेंज बनाना है तो वो कई सारे कलर लगा के ऑरेंज वाला फील लेके आ जाते थे। तो जॉर्ज सुराट की अलग ही टेक्निक्स थी, और ये जॉर्ज सुराट अपने फ्रेंच आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पोस्ट इम्प्रेशन, न्यू इम्प्रेशनिज्म और पॉइंटिलिज्म पे काम किया है। पॉइंटिलिज्म का ही मैंने अभी उदाहरण दिया था जिसमें आपको ऑरेंज बनाया, तो रेड और येलो का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन डॉट डॉट से करके और 2-4 कलर का कॉम्बिनेशन करके यानी ऑरेंज वाला फील दे देंगे आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं डिएगो वेलास्क्विज। डिएगो वेलास्क्विज ये स्पेनिश आर्टिस्ट हैं और इनका जन्म 1599 में हुआ और रिलेटेड है बरोक पीरियड से। उनतीसवां क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे लगाने हमें स्कल्पचर्स को, यानी स्कल्प्टर मूर्तिकार को। तो सबसे पहले आएगा धनराज भगत। धनराज भगत का जन्म हुआ था 1917 पाकिस्तान में, ठीक है। सबसे पुराने कलाकारों में आते हैं। फिर आते हैं आदि दादिरवाला। आदि दादिरवाला 1922 का जन्म है इनका। पीलू पोचखनवाला ये लेडी है और इनका जन्म 1923 मुंबई में हुआ। महेंद्र पांड्या ये गुजरात के रहने वाले स्कल्प्टर हैं जिनका जन्म हुआ था 1926 में।
ठीक है, गुजरात। तो ये वाला हमारा सीक्वेंस रहेगा, तो पहला ऑप्शन सही है। 29वां क्वेश्चन होगा। 30वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्कल्पचर्स का इसमें लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा वरा जो केव नंबर 5 है उदयगिरी की, जिसे वरा एक मूर्ति है भगवान विष्णु की। तो ये बनाई गई थी गुप्त समय में, गुप्त काल में बना गया ये, और 4वीं शताब्दी में बना, ठीक है, गुप्त समय पीरियड का बना हुआ है। फिर आते हैं सदाशिव मूर्ति जो एलिफेंटा की केव नंबर 1 में है। एलिफेंटा की जो गुफा है वो 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच बनी, शताब्दी मतलब सेंचुरी, ठीक है, और ये गुप्त काल की है, तो गुप्त काल 4 से 4 सेंचुरी मान सकते हो आप। ये 5th से 7th सेंचुरी। शिव नटराज, ये बादामी केव में मिला है जो शिव नटराज, इसकी जो समय पीरियड है बादामी का ये 6th सेंचुरी का है, ठीक है, 6th सेंचुरी का हमारी बादामी गुफाओं में ये हमें मिलता है। फिर आता है रावण शेकिंग माउंटेन कैलाश जो 16वीं गुफा में है, एलोरा की गुफा नंबर 16 जहाँ पे कैलाश मंदिर है, वहाँ पर ये रावण शेकिंग माउंटेन, रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए। तो ये एलोरा का जो समय पीरियड है वो, एलोरा देखिए सबसे कीमती माना जाता है, यानी कैलाश पर्वत एलोरा का। तो एलोरा का जो हमारा टाइम पीरियड है, एलोरा का जो स्पेशली कैलाश मंदिर है वो उसका समय पीरियड है 8वीं शताब्दी, 8वीं सेंचुरी, ठीक है, और ये बनाता है कृष्ण प्रथम द्वारा, कृष्ण प्रथम या फर्स्ट, ठीक है। ये था हमारा 30वां क्वेश्चन। नेक्स्ट ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 31 वाले क्वेश्चन पे। अब देखिए जिसमें असर्शन होगा, असर्शन मतलब एक बात कही होगी, उसमें रीजन दिया होगा, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये दोनों सही है या गलत है। तो असर्शन है, इन सिल्क स्क्रीन प्रोसेस ओनली सिल्क क्लॉथ इज यूज। देखिए सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में ना आजकल के ज़माने में सिल्क के साथ 2-4 कपड़े और एक्स्ट्रा यूज होते हैं, ठीक है, जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, ये बारीक बारीक कपड़े हैं, ठीक है, जो यूज किए जाते हैं प्रिंट टेक्निक में, वो भी सिल्क स्क्रीन की टेक्निक्स में। अब इसका रीजन देखते हैं, बिकॉज नो अदर सिंथेटिक क्लॉथ इज यूजफुल फॉर प्रोसेस। तो ये पहला और दूसरा दोनों गलत है, तो बोथ आर इनकरेक्ट, हमारा तीसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब 32 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 वाला क्वेश्चन हमसे असर्शन में कहता है कि प्रिंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स्ट एंड इमेज बाय यूजिंग अ मास्टर टेम्पलेट। तो मास्टर टेम्पलेट नहीं होता, एक डाई होती है, प्रॉपर एक प्लेट होती है, ठीक है। तो पहला तो गलत होगा। रीजन देखते हैं, बिकॉज रजिस्ट्रेशन मार्क आर डिफरेंट। ये तो कहीं और ही लेके जा रहा है इस चीज को, तो दोनों ही गलत है और इसका आंसर होगा बोथ आर इनकरेक्ट। 33वां क्वेश्चन पे आते हैं। 33वां क्वेश्चन हमसे पूछता है, हमसे कहता है कैलीग्राफी इज अ ब्यूटीफुल राइटिंग। बिल्कुल सही, बिकॉज इट्स डन विथ फ्रीली हैंडल्ड पेन और ब्रश। देखिए फ्री हैंड भी यूज करते हैं हम, और हाथ को बिल्कुल सटीकता से भी यूज किया जाता है। तो वैसे तो दोनों सही है, ठीक है, तो ए और उसका रीजन दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। तो हमारा तीसरा ऑप्शन 33वें का सही हो जाएगा। अब 34वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 34वां क्वेश्चन कहता है हमसे, आर्ट डायरेक्टर एंड कॉपीराइटर मेक अ गुड टीम। बिल्कुल सही है, कॉपीराइटर बिल्कुल एड को क्रिएट करते हैं, आर्ट डायरेक्टर उस एड को इमेज में लेके आते हैं। बिकॉज देयर इज यूनिटी इलस्ट्रेशन एंड टेक्स्ट। टेक्स्ट कौन करता है? हमारा कॉपीराइटर रेडी करता है, और हमारा आर्ट डायरेक्टर हमारी इलस्ट्रेशन, इमेज, फोटोग्राफ्स ये रेडी करता है। तो दोनों हमारे सही है, बोथ आर करेक्ट। तो इसका आंसर होगा ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, तीसरा इसका आंसर होगा। 35वां क्वेश्चन हमसे पूछता है असर्शन में, लाइन एंड वॉश बोथ आर इम्पोर्टेंट इन वॉश पेंटिंग। देखिए लाइन और वॉश की दोनों की इम्पोर्टेंट वैल्यू है
किसमें, वॉश पेंटिंग में। ठीक है, वॉश पेंटिंग में पूरे कागज़ को गीला किया जाता है, तो वॉश की तो वैसे ही इंपॉर्टेंस है, और लाइन बिना लाइन के तो हम यानी फॉर्म कैसे क्रिएट करें। द लाइन इज़ नॉट यूज टू ड्रॉ द होल सीन और फीचर एंड वॉश्ड आर नॉट यूज टू एम्पलीफाई और यूनिफाई द पिक्चर। तो देखिए ये तो गलत है, लाइन से हम तो पूरे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आर हमारा जो रीज़न है वो इनकरेक्ट है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 35वें का पहला ऑप्शन। 36वें पे चलते हैं। 36वां क्वेश्चन का असर्शन देखिए, गॉश ऑन पेपर वाटर कलर इज ऑल्सो नोन एज बॉडी कलर। देखिए गॉश कलर ना ओपेक कलर होता है, ठीक है, वो तो सही है। नोन एज बॉडी कलर, वो बॉडी कलर के लिए भी जाने जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। लाइक प्योर वाटर कलर इट्स मीडियम और बाइंडिंग एजेंट इज गम अरेबिक, ऑल्दो मेनी गॉश पेंट नाउ कंटेन प्लास्टिक। ये भी सही है, क्योंकि जो गम अरेबिक है वो यूज़ किया जाता है बाइंड में, और पिगमेंट हमारा वही नॉर्मल रहता है। और गॉश जो है पेंट नाउ कंटेन प्लास्टिक, बिल्कुल प्लास्टिक यूज़ की जा रही है आजकल, जो गॉश में बाइंडर के रूप में प्लास्टिक भी यूज़ की जा रही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। अब आते हैं 37वें क्वेश्चन पे। 37वें क्वेश्चन में वही असर्शन रीजन है। तो द पेंटिंग टाइटल भारत माता इज एन आइकॉनिक फॉर्म फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। भारत माता की पेंटिंग बनाई थी अवनींद्रनाथ ने जब स्वदेशी आंदोलन चला था गांधी जी द्वारा, जब सारे ब्रिटिश कपड़े वपड़े सब त्याग दिए गए थे, तब भारत माता की ये पेंटिंग कई काम आई देशभक्ति जगाने के लिए। और ये भारत माता की पेंटिंग बनाई थी 1905 में बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ये वाटर कलर में बनाई थी। ठीक है, रीज़न इसका देते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर वाज अमोंग्स द फर्स्ट टू प्रमोट स्वदेशी वैल्यू थ्रू हिज आर्ट। बिल्कुल सही है, दोनों ही करेक्ट है, असर्शन और उसका रीज़न दोनों, तो बोथ आर करेक्ट। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 क्वेश्चन हमसे पूछता है, 38 क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूँ जिसमें बोला गया असर्शन में, प्रोविंस सल्तनत architecture appear to have imbibed more feature from the indigenous repertoire than imperial sultanate architecture। ये बिल्कुल सही है, जिसमें कहा गया है कि जो इंडिजिनस रिपर्टोयर था इंपीरियल सल्तनत का, वो और ज़्यादा इम्बाइब किया गया, वो और ज़्यादा फीचर्स लेके आए। ठीक है, प्रोवियन सल्तनत आर्किटेक्ट लैक्स प्रोपोर्शन ग्रेस एंड एक्सपीरियंस, तो ये वाला गलत है। इनका प्रोपोर्शन वगैरह सब कुछ सही था, ग्रेस भी था, एक्सपीरियंस भी था। ठीक है, कोई कमी नहीं थी। ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट है और बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। 39 क्वेश्चन हमसे पूछता है, असर्शन में बोलता है, रामकिंकर बेस्ड आर्ट वर्क रिप्रेजेंट मॉडर्निस्ट। बिल्कुल सही। अप्रोच इन सेंस ऑफ स्टाइल एंड टेक्निक एंड हिज पर्सनल विजन। सही है, क्योंकि उन्होंने इनकी जो टेक्निक है काफ़ी साधारण और मॉडर्निस्ट की तरफ ज़्यादा अप्रोचेबल है। रामकिंकर बेस्ड avant-gardism is recognized by his unconventional use of material and individualistic style। देखिए अनकन्वेंशनल मेथड का यूज़ किया था, जैसे कंक्रीट और बहुत सारे ऐसे जो लोकली अवेलेबल थे, उन मटेरियलों का ज़्यादा यूज़ किया, भारी भरकम का, अनकन्वेंशनल का, थोड़े से अलग दिखने वाले। विच कम अबाउट फ्रॉम अ फाइन blend of westernized influence and his personal experience in local surrounding। देखा, जो लोकल सराउंडिंग है उनसे काफ़ी यानी पहले तो इन्फ्लुएंस हुआ और यानी उसका यूज़ ज़्यादा किया। तो हमारा जो आंसर है पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तो हमारा बोथ आर करेक्ट आंसर होगा। 39वें का पहला आंसर सही। 40वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 40वां क्वेश्चन हमसे बताता है, 40वां क्वेश्चन असर्शन है, सोमस्कंद मूर्ति इज पॉपुलरली डिपिक्टेड इन सेक्ट्रम्स ऑफ पल्लव श्राइन। जो सोमस्कंद की मूर्ति है वो किसे डिपिक्ट करती है?
In Pallava temple, Somskand not only present the family of Lord Shiva, indeed it is a metaphorical image of Pallava royal family, eulogizing the divine status of the royalty. तो ये असर्शन बिल्कुल राइट है और उसका रीज़न भी राइट है। जो पल्लवा की फैमिली थी वो मंदिरों में भगवान शिव के साथ साथ अपनी फैमिली की मूर्तियां भी बनवाया करती थी, जो उनके रॉयल्टी और बहुत सारी चीज़ों का प्रतीक था। ठीक है, तो 40वें का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। 41वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 41वां क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करना है। रोटरी प्रिंटिंग के लिए कौन जाना जाता है? रिचर्ड मार्च। और इसका यानी प्रिंटिंग प्रेस में देखिए जो रोटरी प्रिंटिंग होती है ना, इसमें होता है सिलेंडर, ठीक है, जिसमें पहले प्रिंट होता है, फिर इसके यानी फिर पेपर पर प्रिंट निकलता है। ऑफसेट प्रिंट होता है प्लेनोग्राफ, ठीक है, एक ही यानी उस पर प्लेट से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। ग्रेव और प्रिंटिंग में क्या होता है, हम इंटैग्लियो का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें केमिकल वगैरह सारे यूज़ किए जाते हैं। सिल्क स्क्रीन के लिए हम स्क्वीज़ यूज़ करते हैं। जब हम सिल्क स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं, सिल्क स्क्रीन में एक फ्रेम होता है, उसके नीचे हम अपना यानी नीचे तो अपना पेपर रखते हैं और ऊपर एक स्टेंसिल या हमारी एक्सपोज इमेज रखते हैं और उसको फिर स्क्वीज़ की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं इंक को, ठीक है। और फिर जो बारीक कपड़ा होता है, जो सिल्क स्क्रीन का कपड़ा होता है, नायलॉन या नाइक्रा का, पॉलिस्टर का, वो यानी उससे यानी इंक पास होती है और हमारे पेपर पर प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये हमारी सिल्क स्क्रीन हो गई और इसके अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा ए का चौथा, ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 42वें क्वेश्चन पे। 42वें क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग करना है। वही जैसे वुड ब्लॉक आया था 220 AD में चाइना के अंदर। फिर मूवेबल टाइप कौन लेके आया था? गॉन गुटेनबर्ग, और ये आया था 1450 में गुटेनबर्ग। और प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना गुटेनबर्ग में 1440 में गुटेनबर्ग ने ही करी थी, गुटेनबर्ग। और ये जर्मनी में ही करी थी इसने, यानी दोनों गुटेनबर्ग ने जर्मनी में, ठीक है, ठीक है। और फिर एचिंग आते हैं 1515 में जर्मनी के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखिए चौथा तीसरा ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब 43 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 वाला क्वेश्चन हमसे पूछता है 43 वाला क्वेश्चन हमसे पूछता है बाहुआस के लिए जाने जाते हैं वॉल्टर ग्रोपिंस, ठीक है। बाहुआस में क्या था? आर्किटेक्ट पे ज़्यादा यानी फोकस था, बिल्डिंग बनाने पर, अच्छे आर्किटेक्चर इम्प्रूवमेंट पर, ठीक है। तो वॉल्टर ग्रोपिंस का यानी इसमें अहम रोल था बाहुआस ग्रुप को फॉर्म करने के लिए। सॉफ्टवेयर के लिए जैसे कि आप सभी को पता है बिल गेट्स जाने जाते हैं। प्रिंटिंग के लिए जॉन गुटेनबर्ग जाने जाते हैं। और कॉपी राइटिंग के लिए डेविड ओगिलवी। ये है हमारे, तो डी का पहला, ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन हमसे मैच द फॉलोइंग करवाता है। जिंगल, देखिए जिंगल का क्या होता है? रेडियो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। जिंगल जो वर्ड है जिसमें होता नहीं है कानों से सुनना, है ना। कियोस्क क्या होता है? ये एडवर्टाइजिंग में होता है जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। कमर्शियल हमारा टीवी एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है और न्यूज़लेटर इंडोर एडवर्टाइजिंग से, ठीक है। तो डी का दूसरा ये रहा, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 44वें का चौथा। 45वां क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। निहाल चंद कहाँ का? किशनगढ़ स्टाइल से रिलेटेड है निहाल चंद। और डोडिया हमारे बूंदी से रिलेटेड है। और साहिब राम हमारा जयपुर से रिलेटेड है। और निसारुद्दीन मेवाड़ से रिलेटेड है, ठीक है। ये आर्टिस्ट है और ये उनकी स्टाइल है जिसमें वो काम किया करते थे। तो निहाल चंद चौथा, पहले का चौथा, दूसरा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा दूसरा, ठीक है।
46वें क्वेश्चन पे आते हैं। 46वां क्वेश्चन हमसे पूछता है अल्ट्रामरीन कलर। देखिए जैसे कि अल्ट्रामरीन कलर होता है ब्लू कलर का, जो लेपिस लाजुली से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। लेपिस लाजुली एक नेचुरल कलर पिगमेंट है, ठीक है। फ्लेक वाइट है बेसिक कार्बोनेट लेड। रेड है हमारा हिंगूल और येलो हरिताल। ये उनके नेचुरल नाम है, जैसे ये हिंगूल, हरताल, ये नेचुरल कलर्स के नाम है ना। और ये लेपिस लाजुली ये नेचुरल कलर्स के नाम है जो पिगमेंट में यूज किए जाते हैं। 46वें का फिर देखते हैं, ए का चौथा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। 47 क्वेश्चन हमें ले जाता है अजंता की तरफ। मैच द फॉलोइंग। पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी। जैसे कि सबको पता है पहली नंबर की गुफा में बोधिसत्व पद्मपानी की जो पेंटिंग है वो हमें मिलती है वॉल पर। विद्युत पंडित जातक, विद्युत पंडित जातक हमें मिलती है दूसरे नंबर की गुफा में। और वैशांता जातक मिलती है हमें 17 नंबर की गुफा में। और चैत्य हॉल हमारा 19 नंबर की गुफा को चैत्य हॉल कहते हैं, यानी जहाँ पे पूजा वूजा करने का स्थल था वो चैत्य गुफा कहते हैं। 9, 10, 19, 26 और 30 की ये जो गुफा है अजंता में, ये सारी चैत्य हॉल है जहाँ पर पूजा स्थल था अजंता का। ऐसे ही हमारे ए का तीसरा तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन हमसे बोलता है मैच द फॉलोइंग। पार्वती जो मंदिर है वो नचना कुठार में पड़ता है। देव यानी दशावतार मंदिर है ये देवगढ़ में पड़ता है। शिव टेम्पल ये हमारा पड़ता है बुमरा में। और विष्णु का बड़ा टेम्पल हमारा एरन में पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है ए का दूसरा, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। पैब्लो पिकासो का आर्ट वर्क है ग्लास ऑफ अब्सिंथ। इसमें यानी आप देखोगे ब्रॉन्ज में बना हुआ है ये, और इसका और अब्सिंथ वाला चम्मच रखा हुआ है इसमें, ठीक है। पत्ते आकार का चम्मच है वो रखा हुआ वाइन ग्लास के ऊपर, ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज में बना हुआ है। हेनरी मूरे का है फॉलिंग वॉरियर। बारबरा मॉपवर्थ का है यहाँ पर वेव में इसने यानी एक लकड़ी का बनाया है, उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग मतलब धागे लगे हुए हैं। मारिनो मरीती हॉर्स राइडर। डी का पहला, तो हमारा डी का पहला यहाँ पे। सी का तीसरा तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। राम किंकर बेज जो सीमेंट से काम करते थे। लतिका कट करती थी पेपर मैच से काम। शंखो चौधरी करते थे मार्बल में काम। और सुबोध गुप्ता स्टील में, है ना। सुबोध गुप्ता का एक ट्री है जो एनजीएमए में लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, यानी स्टील में बनाया हुआ है, बर्तनों से, स्टील के बर्तनों से। और शंखो चौधरी ये सारे एक तो यानी स्कल्पटर्स हैं, और सुबोध गुप्ता तो इंस्टॉलेशन आर्ट भी करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का दूसरा, तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। तो ये पेपर 2 के 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। वेल डन गाइस, आपने यहाँ पे पेपर 2 के पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेपर का यानी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी। उस लिंक पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको खुद अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आपके यानी नॉलेज तो यहाँ पे वीडियो देखने से बढ़ गई है, अब आपको अटेम्प्ट करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और मेरा यही मकसद है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट पार्ट पे जाके पेपर 3 की वीडियो भी जरूर देखें।